ठीक है बेटा। कल हमने फिर स्टार्ट किया था, फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाने शुरू किए थे और उसमें हमने सबसे पहले बनाया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ वाला था, और दूसरा हमने बनाया था मार्क्स वाला डाटा था। 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स का डाटा था जो हमारे सामने उस वक्त आ रहा था। ये वाला टेबल आपके सामने शो हो रहा होगा, यही बनाया था हम लोगों ने। ओके, इसमें हम फ्रीक्वेंसी तक आ गए थे, हमने टैली मार्क्स बनाकर फ्रीक्वेंसी तक हम लोग आ गए थे और अब हम इससे आगे की चीज़ों की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें बेटा, यहाँ पर आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्लास लिमिट्स। मतलब ये आपके टैली नहीं हुए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप ये वाली जो मैंने फिगर्स लिखी हुई आप ये नोट कर लें। नहीं, ये गलत नहीं है बेटा, ये ठीक है, ये गलत नहीं है। हाँ, क्या नहीं आ रहा? मैं क्या मैं फ्रीक्वेंसी 2 नहीं है? अच्छा, अभी देख लेते हैं, इसी को चेक कर लेते हैं। एक 12 तो है, एक रुको रुको, अरे मेरे बच्चे रुक तो जाओ। 12 है, ये लिखा हुआ ना, ये 12 तो लिखा हुआ है। हाँ नहीं, ये 12 है बेटा, अब है 2। ये ठीक है, ये फिगर चेकड है, ये इसको आप नोट कर लें। फ्रीक्वेंसी ये वाली है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है? क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट्स को अगर हमने क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना हो तो कोई आपसे अगर ये पूछे कि क्लास बाउंड्री क्या चीज़ होती है, तो आप उसको ये बताएंगे कि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों वैल्यूज़ का सिंपल एवरेज है। इन दोनों वैल्यूज़ का सिंपल एवरेज है। कैसे निकालेंगे? देखें, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 19, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है 20, 19 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आएगा? 19.5। इसी चीज़ को हम आगे रिपीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट है 29, थर्ड क्लास की लोअर लिमिट है 30, इन दोनों को सिंपल ऐड करेंगे, 29 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? ये आएगा बेटा 29.5, चेक कर लो। उसको हम आगे रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 39, 40, 39 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 39.5। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा डिफरेंस 1 का नहीं होता। क्लास लिमिट्स के दरमियान जनरली 1 का होता है, लेकिन हमेशा 1 का नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं प्रॉपर उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि आपको कैसे निकालना है, क्योंकि 99% केसेस में 1 का डिफरेंस होता है तो टीचर्स यही कह देते हैं कि जी आप 0.5 प्लस कर लिया करें, 0.5 माइनस कर लिया करें। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास बाउंड्री है क्या, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि फर्स्ट क्लास की अपर और सेकंड क्लास की लोअर का सिंपल एवरेज है। यहाँ पे बेटा बनेगा 39.5। अच्छा, 49 और 50 का एवरेज बेटा 49.5, 59 और 60 का एवरेज 69 और 70 का एवरेज। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ये है बेटा कि ये देखें आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है? 79। अगर 79 के बाद भी कोई क्लास होती तो कहाँ से शुरू होती? 80 से शुरू होती, ऐसा ही है ना। तो 79 और 80 का एवरेज वो मैंने यहाँ लिख लिया। ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? अच्छा, इसी तरह अगर 10 से पहले कोई क्लास होती तो कहाँ पर आके रुकती? 9 पर। तो 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 9.5। तो इस तरह से हम क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं।
क्लास बाउंड्री है क्या चीज? फर्स्ट क्लास की अपर एंड सेकंड क्लास की लोअर का सिंपल एवरेज। क्लास बाउंड्रीज आपको समझ में आ गई बेटा? इसके बाद आपको नजर आ रहा है बेटा क्लास मार्क्स, या इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। क्लास मार्क या मिड पॉइंट हमें कैसे मिलता है बेटा? मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ पूछना चाह रहे हो? मैं हेल्प करूँ? अच्छा देखिए, 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपको किसी भी क्लास का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हर क्लास की लोअर, हर क्लास की अपर डिवाइड बाय 2। 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 14.5। पहली क्लास की लोअर, पहली क्लास की अपर। मिड पॉइंट, किसी भी क्लास का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? उस क्लास की लोअर लिमिट लें, उस क्लास की अपर लिमिट लें, उन दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 कर दें। इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। ट्वेंटी प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 एंड 74.5। तो इस तरह से आप किसी भी क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। बेटा आपका आंसर एवरेज गलत क्यों आ रहा है सारा? आप शायद कैलकुलेटर पे ना कुछ इस तरह का काम कर रहे होगे। ये देखो बेटा, मैं आपके लिए कैलकुलेटर स्क्रीन पर ला रहा हूँ, तो चेक कर लो। ये देखो बेटा, 10 प्लस 19, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह डिवाइड बाय 2 लिख देते हैं और फिर इक्वल प्रेस करते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा। 19.5 आ रहा है आपका आंसर। 19.5 आ रहा है बेटा मिड पॉइंट का। सारा 31 आ रहा है। कौन से वाले उसका आपने लिखा इसी तरह ही है जैसे मैंने लिखा हुआ है? बेटा इस तरह नहीं लिखना। ये देखो, 10 प्लस 19, पहले इक्वल प्रेस करें, फिर डिवाइडेड बाय 2 करें। अब आपको सही आंसर मिलेगा 14.5। जी बेटा सही आ रहा है आपका। मिड पॉइंट बेटा किस दो वैल्यूज का एवरेज होता है। ये देखो बेटा, आपके पास ये 14.5 हमें मिला है 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 से। इसी तरह 24.5 हमें मिला है 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2। लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2। सही क्यों नहीं आ रही मेरा बेटा आपकी वैल्यू? मैंने आपके सामने ये कैलकुलेटर रखा है ना, देखो बेटा, ये देखो 10 प्लस 19, पहले इक्वल प्रेस करो, फिर डिवाइड बाय 2 प्रेस करो, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। एसटी दबाओ, 14.5 आ जाएगा। ओके ठीक है बेटा, क्लास मार्क तक हम सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आगे चलें। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे कॉलम नज़र आ रहा है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। मैं अगर आपसे कहूँ कि पहली क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल करें जरा, क्या आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पहली क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? 2 डिवाइडेड बाय 50। 2 डिवाइडेड बाय 50। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी
डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बेटा? फर्स्ट क्लास की अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये आंसर क्या आ रहा है बेटा? 0.04। अच्छा, नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 0.08। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 7 डिवाइडेड बाय 50 0.14। 10 डिवाइडेड बाय 50 0.20। 16 divided by 50 0.32। 8 divided by 50 0.16 और फाइनली 3 divided by 50 equals to 0.06। एक चीज़ बेटा आप सब लोग याद रखना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा 1 आता है, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, 1 से कम नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। आप यूँ कह सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ये बता रही है कि ये जो पहली क्लास है, यानी टोटल आपका 100% है ना, उस 100% का 4% आपको मिल रहा है पहली क्लास में। 0.04 आ रही है ना फ्रीक्वेंसी, 0.04 का मतलब है 4%। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है? यानी 8%। हम ये कह सकते हैं कि टोटल का 8% आपको सेकंड क्लास में मिल रहा है। 14%, 20%, सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिल रहा है? 32%, 50 और 59 में। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल का जो सबसे बड़ा पोर्शन है विच इज़ 32%, वो हमें मिल रहा है 50 और 59 के दरमियान। तो ये हमें बता देती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर है बेटा? कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? आप लोग जो ऑनलाइन बैठे बेटा इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि इस इंडिविजुअल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल का कितने % बनती है। यानी पहला आंसर हमारे पास 0.04 आ रहा है, तो इसका मतलब है इस 50 का 4% हमें पहली क्लास में मिल रहा है। ये मतलब है बेटा इसका। 1 से ऊपर नहीं जाएगी, 1 से नीचे भी नहीं आएगी, यानी 1 होनी चाहिए। 1 मीन्स 100%। करें, चेक करें, करके देखिए, कर लेना। अच्छा, एक तो आप लोगों ने कैलकुलेटर लेना है बेटा, सबके पास है कैलकुलेटर? ये कैलकुलेटर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखें स्क्रीन पर आपके सामने कैलकुलेटर शो हो रहा है, हो रहा है? आपसे पूछ रहा हूं, हो रहा है शो? अच्छा, ये कैसियो का है, इसका मॉडल है FX991ES+। ठीक है, ये कैसियो का एक मॉडल है, आपने ये लेना है। लेकिन ये अगर आप ओरिजिनल कैलकुलेटर देखने जाएंगे तो काफ़ी महंगा है, मेरे ख्याल 5-6 हज़ार रुपये का है, मुझे आइडिया है। तो आप मार्केट में जाएं, कोई भी ब्रांड उठा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो उसमें ये कर्सर आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है बेटा, कर्सर घूमता नज़र आ रहा है, इस वक्त है इस की के ऊपर, ये देखें ये वाली की, ये मैंने की प्रेस की है, नज़र आ रहा है? आप कोई भी कंपनी का कैलकुलेटर लें उसमें ये वाली की होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप उसमें चेक करेंगे, देखिए ये ऑन की है ना, ऑन की के नीचे एक लॉग वाली की नज़र आ रही है आपको, आ रही है? बोल, जवाब तो दे दिया करो, आपसे बात कर रहा हूं। ये शिफ्ट और ये लॉग, शिफ्ट के साथ इस लॉग वाली की को प्रेस करेंगे तो ये समीशन के साइन के साथ आपको कुछ बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, किसी भी कंपनी का कैलकुलेटर ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 कीज उसमें होनी चाहिए। पहली की बेटा ये वाली थी, ये वाली, ये जो बॉक्स बना हुआ ना, ये देखें, ये कर्सर आपको घूमता नजर आ रहा है बेटा,
ये 2 कीज किसी भी कैलकुलेटर में वो ले लेना, कोई मसला नहीं। जी मीर मुर्तज़ा ने बताया कि ओरिजिनल की कीमत 6000 है। जी मैं भी करीब करीब था बेटा उसके। ठीक है, बहरहाल कोई भी आप लेना चाहें, कोई अफोर्ड कर सकता है वो ले ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं ले सकता कोई और ले ले, चलेगा, सब चलेगा। ठीक हो गया बेटा, लेकिन कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में आपके पास हो। सारे अलाउ नहीं है, कुछ मॉडल्स अलाउ हैं, और जो मैंने आपके सामने लिखा है ये अलाउ है, और ये हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। यानी वो सारी चीज़ें जो हम कैलकुलेटर से लेना चाहते हैं वो इसमें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और मॉडल मत लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ना लें। अब मैंने भी यही कहा ना, मैंने कहा कुछ मॉडल्स अलाउ हैं, कुछ मॉडल्स अलाउ नहीं हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मॉडल मैंने लिखा है 991 ES प्लस, ये अलाउ है। अब ये वाला अलाउ है, और ये इसकी शक्ल कुछ इस किस्म की है। कुछ नए मॉडल्स आ रहे हैं वो ब्लैक कलर में आ रहे हैं इसके, वो चीज़ यही है। ठीक है, सॉरी बेटा, ब्लैक और ब्लू नहीं मेरा बच्चा, मॉडल नंबर। थोड़े से बड़े हो जाओ। लिखा तो है बेटा, ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है, नोट कर लो ना अपने पास। कैसियो 991 ES प्लस, नोट कर लो अपने पास। जी बेटा, आयशा भी रिवाइज करा देता हूँ। क्लास बाउंड्री बेटा कैसे होगी जरा समझ लो। क्लास बाउंड्री इस तरह से बनेगी, देखें ये जो पहली क्लास है ये वाली, इसकी अपर लिमिट है 19 और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है 20। ठीक है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी 19 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 19.5। वो यहाँ मैंने लिखा और यहाँ मैंने उसको रिपीट कर दिया। फिर इसी तरह 29 और 30 इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, 29.5 आया, वहाँ लिखा, यहाँ रिपीट कर दिया। एक जगह पे लिखें, नेक्स्ट जगह पे रिपीट कर दें। इस तरह से आपकी क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी। ठीक है बेटा आयशा, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं? CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज यहाँ पे लिख दें। ठीक है, और अब इस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें, तो 2 + 4 6, और अब इस 6 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, 7 13, इस 13 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, अब इस 23 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, और अब इस 39 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, 47, और इस 47 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आ रही है ना इस जगह पे, वो इक्वल होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी के टोटल के। अगर ये वाली फाइनल वैल्यू और ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक बनाई है, कोई गड़बड़ नहीं की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या, आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर करके लिखते जाते हैं, बस इतना काम करते हैं। हाँ बेटा, ये जो ऑनलाइन बैठे हैं आप लोगों को क्लियर है बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई सबको? ठीक हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई इशू? बेटा ये आगे जाकर हम कुछ ग्राफ्स बनाते हैं, और आगे जाकर हम जो है मीडियन वगैरह जब कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। वो आगे जाके फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्यों बनाते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पता चल जाएगा क्यों बनाते हैं। ठीक है,
इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है ओपन एंडेड क्लासेस का। इसको बहुत अच्छे से समझना आपने, क्योंकि ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अगर ओपन एंडेड क्लासेस को हम डील करना हमें नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन वहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। सबसे पहले तो समझ लें कि ओपन एंडेड क्लासेस होती क्या हैं, यानी हम कैसे पहचानते हैं कि कोई क्लास ओपन एंड है या क्लोज्ड एंड है। ये आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी टेबल आ रहा है, इसमें आप ये देखें, ये वाली क्लास सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, लोअर लिमिट भी पता है और अपर लिमिट भी पता है, दोनों मालूम है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसको हम कहेंगे क्लोज्ड एंड। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि लोअर लिमिट भी मालूम है, अपर लिमिट भी मालूम है, इसको क्या कहेंगे? क्लोज्ड एंड। अच्छा, जो पहली क्लास है इसमें लिखा हुआ है बिलो 110, यानी 110 से कम। 110 से कम इसका मतलब है अपर लिमिट गिवन है, लोअर लिमिट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो इसको हम कहेंगे ओपन एंड। यानी ओपन एंड में एक लिमिट गिवन होती है, दूसरी गिवन नहीं होती। तो यहां पर पहली वाली क्लास ओपन एंड है और लास्ट वाली क्लास भी ओपन एंड है। तो हमारे पास दो ओपन एंडेड क्लासेस आ रही हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट अभी हम निकालना सीख के आए। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर तो यहां पर मुझे सेकंड वाली क्लास का मिड पॉइंट निकालना है तो बहुत आसान है, 110 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 इज 115। निकल आएगा ना? यहाँ पे क्या आएगा? 125, 135। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा? पहली क्लास में और आखिरी वाली क्लास में। ऐसा ही होगा। तो पहली क्लास की लोअर लिमिट पता होगी तो मैं ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा, और लास्ट क्लास की अपर लिमिट मालूम होगी तो मैं ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा। ऐसा ही होगा। तो बेटा ऐसा है कि उसमें हम ये करते हैं कि हम क्लासेस को क्लोज करते हैं। अब क्लासेस को क्लोज करने का क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है, वो जरा समझ लें। पहली क्लास को क्लोज करने के लिए हम दूसरी क्लास का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पहली क्लास को क्लोज करने के लिए दूसरी क्लास का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस हमें कैसे मिलेगा? जिसको हम कहते हैं एच। एच का मतलब क्या होता है बेटा? साइज, हाइट नहीं बेटा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ, ये हमें कैसे मिलता है? ये हमें मिलता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री से। अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो अब आप यहां देखें, सेकंड क्लास में अपर लिमिट क्या है? 120, लोअर लिमिट क्या है? 110। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बेटा? 120 माइनस 110 इक्वल्स टू 10। तो पहला काम हमने कर लिया, यानी हमने सेकंड क्लास का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब इस सेकंड क्लास के डिफरेंस को पहली क्लास के लिए भी हम मान लेंगे। अब क्या करेंगे? यानी हम कहेंगे पहली क्लास में भी 10 वैल्यूज का ही डिफरेंस है। तो यहां पर अपर लिमिट क्या लिखी हुई है बेटा? तो इससे 10 यूनिट्स पीछे चले जाएंगे, तो हम आ जाएंगे 100 पे। ये हमने यहां पे इसको क्लोज कर लिया। ये बात समझ में आई आप लोगों को? आप लोगों से बात कर रहा हूं। यहां पर लास्ट क्लास को देखें। लास्ट क्लास के लिए उससे पहले वाली क्लास का डिफरेंस, लास्ट क्लास को क्लोज करने के लिए उससे पहले वाली क्लास का डिफरेंस, वो भी हमारे पास 10 का ही आ रहा है। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे? 150। तो 140 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 इज 145, और 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 इज 105। सारा बेटा हमने ये करना है कि पहली क्लास को क्लोज करना है। सेकंड क्लास का डिफरेंस चेक करो कितना है। सेकंड क्लास है 110 से 120, तो 120 माइनस 110 कितना आएगा? 10। ऐसा ही है। उस 10 को जो है आप पहली क्लास में लिख लोगे। 10 यूनिट्स पीछे चले जाओ, 110 अपर लिमिट है, 10 यूनिट्स पीछे चले जाओ तो वो हो जाएगा 100 से 110। इसी तरह लास्ट क्लास है 140 एंड अबव, तो
तो 140 से पहले वाली क्लास का डिफरेंस कितना है? 10 यूनिट्स का। तो लास्ट क्लास में भी 10 यूनिट्स ऐड कर लो, 140 प्लस से 150। अब समझ में आया बेटा? ये क्लियर है हम सबको? अब मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखने लगा हूं। आप लोगों ने ये करना है कि उन क्लासेस को क्लोज करना है। उन क्लासेस को क्लोज करने के बाद आपने उसके सिर्फ मुझे मिड पॉइंट कैलकुलेट करके दिखा देने। समझ में आ गई बात? लिख लूं? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपने सिर्फ इतना करना है कि मुझे इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करके दिखा देना। मिड पॉइंट को सिंबॉलिकली हम लिख लेते होते हैं x। मिड पॉइंट को क्या लिखते हैं बेटा? आपने इसका मिड पॉइंट निकाल के मुझे दिखा देना है, ठीक है? ये क्वेश्चन 1 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2। फाइव टू 10, 10 to 15, 15 to 20 फ्रीक्वेंसी। इस क्लास का भी आपने, इस क्वेश्चन में भी आपने मुझे मिड पॉइंट कैलकुलेट करके दिखा देना है, ठीक है? और अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। एज इन years लेस देन 1, 1 से 4 से 7, 7 से 10। इन तीनों क्वेश्चंस में आपने मुझे मिड पॉइंट कैलकुलेट करके दिखा देना है। इन तीनों क्वेश्चंस में आपने क्या कैलकुलेट करना है? मिड पॉइंट कैलकुलेट करने और मुझे दिखा देना। चले शाबाश, जल्दी से जरा कर लें, अपने पास लिख लें, फिर मैं आपसे जब पूछूंगा मुझे लिखवा दीजिएगा, मैं यहां लिख दूंगा आपके आंसर्स। तीनों क्वेश्चंस के बना लिया आपने? तीनों के? जी बेटा। जी
ये बेटा जो ऑनलाइन बैठे हैं आप लोगों ने कर लिया इसको कंप्लीट? हाँ जी, कोई बताना पसंद करेगा? कौन आंसर करना चाहता है? बोले जी। हाँ बोले। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला मिड पॉइंट है 5, दूसरे वाला 15। हाँ बेटा आप देख रहे हो उसको? वैसे पहले ही आपने 5 बोला है बेटा। चाय मंगवाऊँ आपके लिए? ज़रूरत लग रही है। पहला 0, फिर 5। ओके ओके, ये इनका आंसर है। आपका आंसर इससे अगर डिफरेंट हो तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? ओके, आपका आंसर है -5, बाकी सेम है। ओके ठीक है, इससे हटके किसी का आंसर है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका आंसर है बताएं, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। अभी सही गलत का फैसला नहीं हो रहा, अभी तो जो आप आंसर बता रहे हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, डन हो गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5। इससे डिफरेंट अगर किसी का है तो मैं लिख सकता हूँ। सेम है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, -0.5, 2.5, 5.5 और 8.5। इससे डिफरेंट अगर किसी का है तो मैं लिख सकता हूँ। बोले सबका यही आंसर है? पक्का? जी बेटा, आपका आंसर डिफरेंट है, आप बोले। जो भी है आप बताएं। ओके 0.5, बाकी सब वो सेम है। ठीक है बेटा, जो ऑनलाइन बैठे हुए आप लोग बताएं, ये जो आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं आपके आंसर अगर यही है तो फिर मैं इसको लॉक कर देता हूं। अगर कोई डिफरेंट है तो आप बताएं, मैं लिख देता हूं। सेम है। ओके चले जी, अब हम चेक कर लेते हैं इसको। आपने 0 क्यों लिखा था बेटा पहली क्लास में? अच्छा, तो अब अगर फर्ज करें अंडर 0 लिखा हुआ है तो अब आपका क्या ख्याल है? तो कितने बनेगी? 10। तो इसका मतलब है यहाँ पे होना चाहिए -10 to 0। तो -10 + 0 डिवाइड बाई 2 इज -5। ये ठीक है, इसका मतलब है। इसको छोड़ देते हैं, बाकी सारे आंसर मैच हो रहे हैं। सबके आंसर यही थे। चलो जी, डन हो गया। ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबका आंसर यही है। मुझे लगता है कि ये आंसर बिल्कुल ठीक है, मुझे भी कुछ में कोई एतराज़ नहीं है। आपने क्या काम किया है, आपने यहाँ पे देखा 5 का डिफरेंस है, 5 यूनिट्स पीछे चले गए, 5 यूनिट्स पीछे आए तो ये 0 हो गया। तो 0 + 5 डिवाइड बाई 2 इज 2.5, 7.5, 12.5, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। कुछ बच्चों का ये आंसर है और एक बच्ची ने सिर्फ इसका आंसर ये दिया है। ठीक है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? एज माइनस में कब होती है? ऐसा कब से होने लग गया बताओ? क्वेश्चन है, एज माइनस में होती है? आप लोगों ने क्यों लिखी है? मेरा बेटा, एज माइनस में कब होती है?
होती है? पहले तो ये चीज़ क्लियर करें ना, एज माइनस में होती है? नहीं होती, तो इसका मतलब है हम माइनस में तो नहीं लिख सकते। अब आप कह सकते हैं कि भाई आपने जो रूल बताया उस हिसाब से तो माइनस में जा रही थी फिगर। अब इसको समझते हैं। देखो बेटा, फिर आप कह सकते हैं कि पहले वाली क्वेश्चन में आपने माइनस में आंसर क्यों लिख लिया? पूछे ना बेटा, आप पूछे कि भाई आपने पहले वाले में माइनस में क्यों लिखा, पूछो। मेरी मर्जी नहीं, मैं बताता हूं बेटा, सुनो। देखो बेटा, अब यहां पर वर्किंग रूल क्या बना है, जरा इसको समझ लेते हैं। पहली चीज जो हमने यहां पर बनाई वो ये थी कि भाई किसी भी क्लास को क्लोज करना है, पहली क्लास को क्लोज करना है या लास्ट वाली क्लास को क्लोज करना है। पहली क्लास को क्लोज करना है तो सेकंड क्लास का डिफरेंस, लास्ट वाली क्लास को क्लोज करना है तो उससे पहले वाली क्लास का डिफरेंस। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज हमने ये देखनी है कि यहां पर हम वेरिएबल का नाम लिखते होते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल का नाम लिखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है वेजेस, यहां पे लिखा हुआ है एज और यहां पे लिखा हुआ है क्लासेस। पहले वाले क्वेश्चन में उसने हमें वेरिएबल का नाम नहीं बताया। पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल का नाम नहीं बताया, इसलिए हमने माइनस में जा रही थी तो हम चले गए, हमें तो पता ही नहीं कौन सा वेरिएबल है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें वेरिएबल का नाम बताया है। तो अब हम अपना रूल अप्लाई करते वक्त इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि अगर तो ये वेरिएबल माइनस में वैल्यूज लेता है तो माइनस में जाएंगे, नहीं लेता तो जीरो पे रुक जाएंगे। अच्छा देखें, वेजेस भी माइनस में नहीं होती, नहीं होती ना, बोला तो करो। वेजेस माइनस में होती है? नहीं होती। तो यहां पर बाय चांस हमारा जो डिफरेंस है वो क्या बना, 5 का, तो 5 यूनिट्स पीछे गए, 0 तक पहुंचे, मसला ही कोई नहीं हुआ। यहां पर डिफरेंस है 3 का, तो हमें 3 यूनिट्स पीछे जाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां लिखा हुआ है एज, तो एज माइनस में नहीं होती, तो इसलिए हम यहां 0 पे जाकर रुक गए। अब यहां पर चाहे 3 का डिफरेंस हो या 30 का डिफरेंस हो, हमने 0 पे जाके रुक जाना है, क्योंकि वो माइनस में वैल्यूज नहीं लेता। अगर एज की जगह टेम्परेचर लिखा हुआ होता तब हम माइनस में चले जाते, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में होता है। तो वर्किंग रूल समझ में आ गया बेटा सबको? अब चीज़ क्लियर है? अब हमने क्या करना है, हमने वर्किंग रूल अप्लाई करते वक्त वेरिएबल का नाम भी पढ़ना है। अगर वेरिएबल का नाम नहीं लिखा हुआ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है तो फिर हमने ये देखना है कि ये वेरिएबल माइनस वैल्यूज लेता है या नहीं लेता। पॉइंट क्लियर? ये आपका एग्जाम क्वेश्चन था। ये वाला आगे चले। ओके बेटा, अब हमारे सामने क्या आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहां पर वापस चलते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये सब कुछ आपने नोट किया हुआ है, ये वाला मैं इसको जरा क्लियर कर रहा हूं। मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बेटा 40 से बिलो 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, बता सकते हो? बिलो 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का पता किससे चलता है? फ्रीक्वेंसी से। किससे पता चलता है? तो ये देखें, ये है ना 40, ये चीज 40 से पीछे है, तो 7 + 4 + 2 कितना आएगा आंसर? 13। अगर मैं पूछूं अबव 39, तो अब बताओ। बेटा ये लिखा हुआ है कितना? 37। ठीक हो गया। कैसे मिला? 10 + 16 + 8 + 3, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन 39 से अबव है, और ये वाली सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस 39 से बिलो हैं। ठीक है?
हमने ये आंसर करने देने के लिए हमें वैल्यूज को प्लस माइनस करना पड़ा। हमें क्या करना पड़ा? प्लस माइनस किया तो हमें आंसर मिला। तो इस चीज को हम एड्रेस कर सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हमें इस किस्म के क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर दे देती हैं, यानी वहां पर हमें कोई प्लस माइनस नहीं करना पड़ता। अगर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनी हुई हो तो फिर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाता है, कोई हमें प्लस माइनस नहीं करना पड़ता। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? एक है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, लेस देन और मोर देन। पहली बात, ये देखें बेटा, ये डाटा हमारे सामने आया हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको जरा दोबारा यहां पे बना लूं आप लोगों के लिए। ये जो अभी हमारे पास डाटा था, ये था मार्क्स का, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। ये मेरे साथ साथ लिखते जाओ बेटा। 50 to 59, 60 to 69 एंड 70 to 79। एक तो ये था। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी हम नोट कर लेते हैं। 2, 4, 7, 10, 2, 4, 7, 10, 16, 8 एंड 3, 16, 8 एंड 3। ये फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास है। ठीक है बेटा, ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं, उसी को मैंने यहां लिखा। सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है बेटा वो ये है कि जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं तो उसके लिए आपको क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ती है। किसकी? तो यहां पर क्लास बाउंड्रीज हैं या क्लास लिमिट्स हैं? तो पहले हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। क्लास बाउंड्रीज बनाना सिखाया ना मैंने अभी आपको। तो क्या बनेगा? 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5। क्लास बाउंड्रीज बना ली बेटा हमने। अच्छा, अब दूसरी चीज जो हमें चाहिए होती है वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूं। अब हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। CFD का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, लेस देन के लिए जब हम बना रहे होते हैं तो वहां पे हमें चाहिए होता है अपर क्लास बाउंड्री। लेस देन अपर क्लास बाउंड्री। अब आप अलग से एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और वहां पर आप ये देखिए
ये देखिए बेटा, अच्छा अपर क्लास बाउंड्रीज कौन सी हैं? वो ये रही, ये लिखी हुई है। तो पहले आप लिखेंगे लेस देन 19.5, ठीक है। फिर आप लिखेंगे लेस देन 29.5, लेस देन 39.5, लेस देन 49.5, लेस देन 59.5, लेस देन 69.5 और फाइनली लेस देन 79.5। ठीक हो गया। हमने क्या लिखा है, क्या लिखा है? अपर क्लास बाउंड्रीज कौन सी ली है और बना क्या रहे हैं? लेस देन, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कौन सी क्लास बाउंड्रीज चाहिए? अपर क्लास बाउंड्रीज। ठीक हो गया। और अब यहां पर हम CF बनाएंगे। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी बनाना हमने सीखी थी। कैसे लिखते थे? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज, फिर इस 2 में किसको ऐड करेंगे? तो 2 + 4 6 + 7 13 + 10 +16 +8 +3 50। तो ये बन गई लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बनाने में कोई इशू बेटा? क्लियर है? अच्छा, अब हम बनाते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कौन सी क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर्ड होती है? लोअर वाली। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिखेंगे लोअर क्लास बाउंड्री और मोर। अच्छा, लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है बेटा? ये रही, 9.5 से लेकर कहां तक है? 69.5 तक। तो 9.5 और मोर, 19.5 और मोर, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5 एंड 69.5। ठीक है बेटा, कौन सी लिखी है हमने? लोअर क्लास बाउंड्रीज। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी हम CF बनाएंगे, लेकिन अब यहां पे जो CF है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनेगी। बेटा 1 मिनट के लिए अब लिखना छोड़ के ना बोर्ड की तरफ देखो, सब कुछ छोड़ दो लिखना। सबको क्लियर नजर आ रहा है ये? बोलो। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था हमारे पास? मोर देन के लिए जब हम बना रहे होंगे तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखेंगे। मोर देन वाले में हम क्या करेंगे? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखेंगे। और यहां पर कितना है टोटल? 50। अब इस 50 में से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे।
50 में से यानी टोटल में से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को, तो 50 माइनस 2 इज, अब इस 48 में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे। 48 माइनस 6 है, ये नजर नहीं आ रहा? 48 माइनस 4, 44 में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करें, 7 है। 44 माइनस 7 इज कितना आएगा? कैलकुलेटर यूज कर लो ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलते क्यों नहीं हो? कैलकुलेटर उठाओ। प्लस माइनस नहीं हो रहा तो कोई मसला थोड़ी है, कैलकुलेटर यूज कर लो। 37 है, इस 37 में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करो। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करो, अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करो। अच्छा, अब हमने ये काम सही किया है या नहीं, इसको चेक करने का तरीका ये है कि जो यहाँ पर फाइनल वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। इसका मतलब है हमसे जो प्लस माइनस है वो ठीक हो गया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है ना, प्लस माइनस करना। समझ में आया बेटा? तुम लोगों के साथ ना बिजनेस कम्युनिकेशन पे भी काम करना पड़ेगा। कब पढ़ी है बिजनेस कम्युनिकेशन? थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन पढ़ती हो? थोड़ी बहुत बात करने का तरीका एक दूसरे से नहीं, मतलब गूंगे हो सब लोग क्या हो, इशारों में बात करते हो, कैसे बात करते हो बताओ? ऐसे देखते रहते हो आंखें फाड़ के, क्या कह रहा है इन्होंने। देखो मैं जब आपसे देखे, इंटरैक्टिव रहना चाहिए, वरना तो सो जाओगे आप, आंखें खोल के सो जाओगे, और अक्सर सो भी रहे होते हैं। मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ, यूँ देख रहे होते, ऐसा क्यों? थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहा करो बेटा। इधर बेटा, ऐसे या उस तरफ? ठीक है, नोट कर लो। बेटा ये जो ऑनलाइन बैठे हुए आपको सबको समझ में आया है ये हमने कैसे बनाई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस? किसी को कोई इशू तो नहीं है? गुड। यहाँ तक बेटा अगर कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि आपको डिस्कस करनी है तो बताएं, वरना फिर आगे चलते हैं। मिड पॉइंट समझ में आए सबको? क्लास बाउंड्री समझ में आई है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अच्छा, ये जब मैंने एच लिखा था ना, लोग उसको हाइट ऑफ क्लास इंटरवल पढ़ते हैं, हाइट पढ़ते हैं। हाइट नहीं होती बेटा, याद रखना है। क्या होता है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ओपन एंडेड क्लासेस, अब माइनस में, सॉरी बेटा, आपका पॉइंट, हाँ वो जो क्वेश्चन मैंने 3 करवाए थे उसमें, ओके, ये वाला आप कह रहे हैं, ये पहले वाला, ये आप कह रहे हैं ये माइनस में क्यों आया? ये मेरा बेटा इसलिए माइनस में आ गया था
कि देखो मैंने ये कहा था कि यहाँ पर ना हम इस जगह पर क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, यानी कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज हमने यहाँ लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल है वेजेस का, यहाँ पर वेरिएबल है एज का, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ क्लासेस, वेरिएबल का नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो जब वेरिएबल का नाम ना लिखा हुआ हो तो अगर माइनस में जा भी रहे तो चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वेरिएबल का नाम लिखा हुआ हो तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये वेरिएबल माइनस में वैल्यूज लेता भी है कि नहीं। जैसे वेजेस माइनस में नहीं होती, जैसे एज माइनस में नहीं होती। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंस है 5 to 10 का। लेट्स से मैं कहता हूँ ये 5 to 10 नहीं है, ये 5 to 15 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो अब डिफरेंस कितना बना, 10 यूनिट्स का। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, 5 से 10 यूनिट्स पीछे जाना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम 10 यूनिट्स पीछे जाएंगे तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा -5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर भी 0 ही लिखूँगा। अब सेकेंड क्लास का डिफरेंस 10 यूनिट्स का है, लेकिन मैंने फिर भी 0 पे रुक जाऊँगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है वेरिएबल का नाम है या नहीं है। ठीक हो गया बेटा, फिर माइनस में चले जाते, फिर चले जाते हैं माइनस, कोई मसला नहीं। और बेटा कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो कि आपको क्लियर करना है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि कुछ पॉइंट प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। कल वाला चल, आप उसमें कोई नाम लेना चाहेंगे, कोई स्पेसिफिकली या पूरा? पीडीएफ तो मैं आपको भेज देता हूँ। पीडीएफ बेटा वो आपके सामने, मैंने उनसे कहा ना ग्रुप में मुझे ऐड करेंगे ना, अभी मैंने उस बच्चे को कहा है जैसे ही मुझे अभी ग्रुप में ऐड करता है तो मैं आपको भेज देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आप ग्रुप में ऐड होके जब आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो फिर आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, कोई इशू होगा तो मैं पढ़ा दूँ। अच्छा बेटा, अब तक हमने जो डिस्कस किया है ना, वो 2 पॉइंट्स हम मेनली 2 कैटेगरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और वो कौन कौन सी हैं? हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया, हमने कहा कि डाटा क्या होता है, हमने कहा क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव कौन सा होता है, फिर हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को देखा, फिर हमने नॉमिनल और ऑर्डिनल को देखा, ठीक है। उसके बाद आगे चले, फिर हमने प्राइमरी डाटा को देखा, सेकेंडरी डाटा को देखा, फिर हमने पॉपुलेशन को देखा, सैंपल को देखा, फिर हमने पैरामीटर को देखा, स्टैटिस्टिक को देखा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद हम आगे चले तो हम आ गए किसके ऊपर, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने सबसे पहले देखा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने दूसरा कौन सा देखा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास रेंज गिवन होती है, ठीक है। उस रेंज से हम लोग चले, पहले हमने वहाँ पर मिड पॉइंट्स बनाए, फिर हमने मतलब क्लास बाउंड्रीज बनाई, फिर हमने मिड पॉइंट्स बनाए, फिर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखी, फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखी, फिर हमने साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालना सीखा, ठीक है, जिसको हमने एच कहा था। एच के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, और वो ये है बेटा, यहाँ देखें, हमने यहाँ पर एच का भी फॉर्मूला लिखा था, और वो था अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज ना हो तो क्या भी हम उस सूरत में भी हम एच निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? उस सूरत में भी निकाला जा सकता है। देखें, यहाँ पर है क्लास बाउंड्रीज, ये देखो बेटा, ये देखो, ये बनी हुई है क्लास बाउंड्री, बनी हुई है ना, ये भी क्लास बाउंड्री बनी हुई है, और ये क्या चीज़ है, ये क्लास लिमिट्स हैं। अगर क्लास लिमिट्स हो और आपको एच निकालना हो तो पता है कैसे निकलेगा? इस तरह से निकलेगा, या फिर इस तरह से निकलेगा, यानी 20 - 10 से निकलेगा या 29 - 19 से निकलेगा। ये बात समझ में आई है मेरी? और अगर क्लास बाउंड्रीज हो तो फिर इस तरह से निकलेगा,
यानी 19.5 माइनस 9.5। अगर क्लास बाउंड्रीज होंगी तो सेम क्लास की अपर बाउंड्री, सेम क्लास की लोअर बाउंड्री, उन दोनों का डिफरेंस साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। अगर क्लास लिमिट्स होंगी तो कैसे निकालेंगे? कोई सी भी दो कंसेक्टिव लोअर या कोई सी भी दो कंसेक्टिव अपर का डिफरेंस, यानी यहां पर देखें, इस लोअर में से इस लोअर को माइनस करें या फिर इस अपर में से इस अपर को माइनस करें। कंसेक्टिव लोअर का डिफरेंस या कंसेक्टिव का डिफरेंस कब? जब क्लास लिमिट्स होंगी। और जब क्लास बाउंड्रीज होंगी तो फिर सेम क्लास की अपर माइनस सेम क्लास की। क्लियर है? ओके बेटा। अब इसके बाद जब टेबल्स हमने बना लिए हैं तो टेबल्स के बाद क्या शुरू होता है? क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? डायग्रामेटिक, यानी हमारे पास डेटा, हमने क्या डिस्कस कर लिया? डेटा क्या होता है? डेटा की प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो पहले हमने देखी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और अब हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और अब क्या देखने जा रहे हैं? तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ्स हैं उसमें है हमारे पास सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट या पाई चार्ट। और इन सबको हम क्या कहते हैं? ये क्या लिखा हुआ है बेटा? वन डायमेंशनल डायग्राम। वन डायमेंशनल डायग्राम का मतलब ये होता है बेटा कि जब हम ये डायग्राम्स बनाते हैं तो इनमें एक स्केल के, एक साइड पर, एक एक्सिस के ऊपर स्केल होता है, दूसरे एक्सिस के ऊपर लेबल्स होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने लोग हैं? फिजिक्स पढ़े हुए हैं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है? ग्राफ्स बनाए हैं कभी? ग्राफ बनाते वक्त स्केल करते हैं? तो जवाब तो दे दो। बनाए हैं कि नहीं बनाए? स्केलिंग समझते हैं? ग्राफ बनाते वक्त स्केल करते हैं ना? तो जब हम ये वन डायमेंशनल डायग्राम्स बना रहे होते हैं तो इसमें एक एक्सिस के ऊपर हम स्केल करते हैं, दूसरे एक्सिस के ऊपर सिर्फ लेबल्स होते हैं, स्केलिंग नहीं होती। ये होता है वन डायमेंशनल डायग्राम का मतलब। ठीक है? मिसाल के तौर पर सिंपल बार चार्ट देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं? सिंपल बार चार्ट के बारे में जो पहली बात आपको समझनी है या याद रखनी है वो ये है कि इसको वर्टिकली भी बनाया जा सकता है, इसको हॉरिजॉन्टली भी बनाया जा सकता है। ये पॉइंट अपने पास नोट करें। ये वर्टिकली भी बन सकता है, ये हॉरिजॉन्टली भी बन सकता है, नंबर 1। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, अ सिंपल बार चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल। सिंपल बार चार्ट हम कौन से टाइप ऑफ डाटा के लिए बनाते हैं? जब हमने किसी एक वेरिएबल को प्रेजेंट करना हो, एक ही वेरिएबल को। जैसे आपके मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में, उसका हमने बार चार्ट बनाना है। लेकिन अगर आपके मार्क्स स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स दोनों में दिखाने हो तो अब सिंपल बार चार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक स्टैटिस्टिक्स का, तो अब सिंपल वाला नहीं बन सकता। सिंपल हम कब बनाते हैं? जब हमने किसी एक ही कैरेक्टरिस्टिक को दिखाना हो। अच्छा, अब यहां पर देखें क्या कहता है, इन सिंपल बार चार्ट
वी मेक बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, वी मेक बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, विड्थ तो सबकी बराबर होगी, चाहे आप एक बार बनाए या 10 बनाए, उनकी विड्थ बट वेरिएबल लेंथ, लेकिन उनकी हाइट सबकी डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट और लेंथ ऑफ द बार। यानी जो नंबर्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स में आपके जो मार्क्स हैं स्टूडेंट वाइज, वो उसकी हाइट से शो होंगे, विड्थ से शो नहीं होंगे, हाइट से शो होंगे। यानी अगर हमारे पास 100 का स्केल है और आपके 75 मार्क्स हैं, तो आप ये पूरा 100 का स्केल है तो हमारा ये इतनी इस लेंथ का आपका बार बनेगा। एक के 50% है तो उसका ये बार बनेगा 100 के स्केल के ऊपर, लेकिन विड्थ दोनों की सेम होगी, विड्थ दोनों की, लेकिन हाइट मैग्नीट्यूड को दिखा रही होगी। ये देखिए बेटा, एक डाटा उसने हमारे सामने रखा है, सिंपल ड्रॉ सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रॉफिट्स ऑफ अ बैंक फॉर 5 years। 5 साल का प्रॉफिट दिखाना है हमने, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है ना, सिर्फ प्रॉफिट को दिखाना है। ये देखें बेटा, क्या है 1989, 90, 91, 92, 93, 10, 12, 18, 25, 42, क्या है? प्रॉफिट है, इन मिलियंस है, ठीक है। अब यहां पर देखें, ये हमारे सामने एक सिंपल बार डायग्राम बनकर आ गई है। इसमें आप एक चीज नोटिस करें, जितने भी बार्स बने हुए हैं इन सब बार्स की विड्थ सेम है, चेक करें, इन सब बार्स की विड्थ, लेकिन हाइट सबकी डिफरेंट है। पहला जो बार है उसकी हाइट है 10 स्केल के अकॉर्डिंगली, दूसरे की है 12, फिर है 18, फिर है 25 और फिर है 42। समझ रहे? दूसरी चीज आप नोटिस करें कि आपको पहले बार और दूसरे, यानी यहां पे देखें, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, एक बार से दूसरे बार का जो डिफरेंस है वो भी सब में सेम है। अच्छा, तीसरी चीज आप नोटिस करें, यहां पर मैंने लिखा हुआ है लेबल्स, एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट। वाई एक्सिस पर हमने स्केल किया है और एक्स एक्सिस पर हमने लेबल्स हैं। लेबल का मतलब ये होता है, यहां पे 1989 लिखा हुआ है और यहां पे 0 लिखा हुआ है, तो 9, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1989 है, ऐसा कुछ नहीं है। ये है बेसिकली 1989 का डाटा, इसका मतलब सिर्फ इतना है। अगली जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 1990 में कितना प्रॉफिट हुआ, 1991 में कितना प्रॉफिट हुआ, बस। एक्स एक्सिस पर क्या है? लेबल्स हैं। वाई एक्सिस पर क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली वेरिएबल लेंथ है। तो बार, सिंपल बार चार्ट्स के बारे में हमने 2-3 पॉइंट्स नोट किए। कौन से? नंबर 1, इसको हॉरिजॉन्टली बनाया जा सकता है, इसको वर्टिकल बनाया जा सकता है। इसमें जो बार्स होते हैं उनकी विड्थ सेम होती है बट हाइट वेरिएबल होती है। नंबर 3, एक्स एक्सिस पर सिर्फ लेबल्स होते हैं, वाई एक्सिस पर मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसकी हाइट उसको मैग्नीट्यूड के दिखा रही होती है। नंबर 4, सिंपल बार चार्ट सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को दिखाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है हम सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो। आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारे पास बार चार्ट है बेटा, वो है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट क्या करता है? वो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करके दिखाता है। यानी अब आपके मार्क्स स्टैट्स के नहीं, वो कहते हैं मैथ्स और स्टैट्स में दोनों में आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। पिछले जो 5, 10, 15 क्विज हुए हैं उनमें आपकी मैथ्स और स्टैट्स में परफॉर्मेंस क्या थी। तो सबसे पहले यहाँ पे ईयर वाइज लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल डाटा है ना इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का, हम कहते हैं आपका जो है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर ए, मैथ्स के मार्क्स, स्टैट्स के मार्क्स, स्टूडेंट बी, मैथ्स के मार्क्स, स्टैट्स के मार्क्स, और इस तरह चलता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दो को कंपेयर करके दिखाने वाले हैं। बनेगा कैसे? बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे सिंपल बार चार्ट बना था। फर्क क्या पड़ेगा? वहां पर एक बार था, यहां पर 2 बार्स होंगे कनेक्टेड एक फिगर को दिखाने के लिए। ये देखें बेटा,
1991 में आपको दो बार नजर आ रहे हैं, उन दोनों बार्स की विड्थ सेम है। एक बार दिखा रहा है इंपोर्ट को, दूसरा बार दिखा रहा है एक्सपोर्ट को। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बार इंपोर्ट का है, कौन सा बार एक्सपोर्ट का है? उसके लिए हम साइड पर की बना देते हैं। उस की के अंदर हमने कलर्स दे दिए। हमने कहा कि ये येलोइश कलर जो है ये इंपोर्ट का है और ये जो लाइट ग्रीन सा कलर है ये एक्सपोर्ट का है। तो अब इस की से हमने इस बार चार्ट को रीड करना शुरू कर दिया, और जब हम इसको रीड कर रहे हैं तो हमारे सामने आ रहा है कि देखें 1991 में हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। इंपोर्ट्स कम है और तो फिर क्या होगा? अब जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो बैठ जाएंगे कि भाई देखो इंपोर्ट्स कम है, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो हमारे पास डेफिसिट आ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है, तो उसको किस तरह से कवर अप करना है हमने। तो कवर अप करने के लिए भाई अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ाओ, अपनी इंपोर्ट्स को कम करो, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ किसी तरीके से। तो ये इस तरह से 1992, 93, 94, 95। एक चीज़ आप नोटिस करें कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी इंपोर्ट्स भी तकरीबन उसी रेशो से बढ़ रही हैं। आप इस दोनों लाइंस को अगर कंपेयर करके देखें तो दोनों लाइंस बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि हम जितनी अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं तकरीबन उसी रेशो से हमारी इंपोर्ट भी बढ़ जाती है। तो वो जो डेफिसिट है वो हमारा बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। क्या टाइम हो गया क्या क्लास का? तुम लोगों की शक्लें बता देती हैं कि सर अब टाइम हो गया, होने वाला है। चलें बहरहाल ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। बाकी इसमें जो चीज़ें पॉइंट्स है वो एज इट इज़ हैं जैसे वहाँ पर है। चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़िंदगी बखैर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।